अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल जो है वो एक मरतबा फिर बिगड़ना शुरू हो गई है और जिसको जो है वो चौथी लहर का खदशा ज़ाहिर किया गया था, वो जो है वो दोबारा उसकी वजह से केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो है वो 2500 से डेली जो केसेस हैं एक्टिव, उनकी तादाद तजावुज़ कर चुकी है। साथ ही साथ जो डेथ का रेशो है उसमें भी इजाफ़ा देखा जा रहा है। और इस सब चीज़ों की वजूहात क्या हैं, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हम लोग इसमें गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये भी देखा गया है इसमें कि पहली लहर आई, फिर उसके बाद दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, चौथी लहर आई। और अब मसला ये हो रहा है कि जिस वक्त जो है वो सब कोरोना से बंद हो रहे थे, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम खुले हुए थे, और अब जबकि दुनिया जो है वो बहाली की तरफ जा रही है, तो हम जो है ना मुसलसल इन लहरों का और जल्द अज जल्द दोबारा इन लहरों का शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए तो ये है कि कोरोना के ऊपर पहले जो है ना वो मरीज़ सेहतियाब हो जाते हैं, फिर हम जो है ना वो जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं उनको नरम करते हैं, केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर जो है ना वो पाबंदियाँ लगती हैं, केसेस कम हो जाते हैं। तो आया कि ये पाबंदियाँ हल रहेगा या जो है ना इसका कोई मुस्तकिल हल भी निकलेगा, क्योंकि आवाम जो है वो वैक्सीन के हवाले से भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना वो उनका रद्द-ए-अमल नहीं है और इसको बहुत ही ज़्यादा कोई सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर फ़रहान ईसा साहब, जानी मानी शख्सियत हैं। ख़ास तौर पे कोविड के हवाले से इन्होंने पिछले दिनों काफ़ी काम किया है और ख़बरों में भी रहे हैं और एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कोविड के हवाले से बड़ी इनकी माशाल्लाह ग्रिप है। इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। सर ये बताएं, ये ईद आने वाली है और उसके बाद आपको पता है कि फिर शुरू में तो अभी मवेशी मंडियों में लोग आ जा रहे हैं, उस हवाले से बड़ी सोशल गैदरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद ईद के ऊपर मेल मिलाप का सिलसिला शुरू हो जाता है, साथ ही जो है वो दीगर हमारी जो गैदरिंग्स हैं उनमें बहुत इजाफा हो जाता है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट और टॉपिक लिया और ये इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा इसकी हम सब मेडिकल कम्युनिटी बड़ी परेशान है, क्योंकि बकरा ईद भी आने वाली है, बड़ी ईद है और सिलसिला कोविड के बढ़ने का भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर लोगों ने इसमें ख़तरनाक तरीके से मिले और जो है उन्होंने अपनी मेल जोल वैसे ही रखा और एहतियात नहीं करी, तो मैं समझता हूँ कि ये और ज़्यादा सीरियस वेव होगी, जो फोर्थ वेव की तरफ जाएंगे, जो कि सबसे ख़तरनाक होगी। क्योंकि हमारे पास जो है वो इंडिया का डेल्टा वेरिएंट, इंग्लैंड का अल्फ़ा वेरिएंट, साउथ अफ्रीका का बीटा वेरिएंट सारे आ रहे हैं पाकिस्तान ट्रैवलिंग की वजह से, और वो फैलेंगे। और ये जो वेरिएंट्स हैं ये यंगर एज पॉपुलेशन को ज़्यादा असर कर रहे हैं। तो मेरी तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट होगी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ सब एहतियात करें। कोविड अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, बल्कि कम भी नहीं हुआ है अभी। सर ये डेल्टा अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये तो रेज़ हमने सुनी थी, ये वेरिएंट भी हो गए। इनको थोड़ा सा ज़रा हमारी नाज़रीन के अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, क्या इनमें क्या होता है, ये पहले वाले कोविड से किस हद तक मुख्तलिफ है, मतलब इसमें क्या होती है सिम्टम्स? बेसिकली जरासीम जो है ना बेसिकली ये म्यूटेट कर रहा है। ये जो शक्लें अपनी चेंज करता चला जा रहा है, और 1000 जब पाकिस्तान आया था तो समझें 1000 से दफ़ा से ज़्यादा ये म्यूटेट हो चुका था। म्यूटेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा हर चीज़ को बनाया है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनने लगती है और जरासीम अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, इसकी क्वालिटीज़ चेंज हो रही हैं, और ये जो है वायरस है और ये अपनी शक्ल बदलता जा रहा है। ये देखा गया है कि जब फ्लू का वैक्सीन आया था वो सालाना लगाना पड़ता था, क्योंकि फ्लू का जो जरासीम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो भी सालाना चेंज कर रहा होता है, शक्लें चेंज करते हैं। और आज भी वैक्सीन लगने के बावजूद डेवलप कंट्री के अंदर जैसे अमेरिका है, उसमें अभी तक जो है काफ़ी हज़ारों में लाखों में अमवात हो जाती हैं। तो ये वायरस चेंज हो रहा है। अब जो ये यूके का वेरिएशन आया, ये यूके के अंदर, इंग्लैंड वगैरह के अंदर जो फैला, ये बहुत ही मोहल्लिक था। हालांकि वो डेवलप कंट्री है, हम तो डेवलपिंग कंट्री है। डॉक्टर साहब आप वर्ड यूज़ करें मोहल्लिक, मोहल्लिक क्या, मोहल्लिक मतलब उसमें क्या होता क्या था, थोड़ा सिम्टम्स आप बता दें ना, ताकि अगर हमारे नाजरीन में से किसी को हो तो वो फर्दर इसकी केयर करें। देखिए, मोहल्लिक का मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा लोगों को डेंजरस है लोगों के लिए। अच्छा, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा इसके ख़तरनाक सिम्टम्स जो है वो आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये सर, ये वैक्सीन्स के मौसर होने के हवाले से जो है वो बड़े ख़दशात हैं आवाम में, और उसके साथ साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ भी हैं कि ये ना पड़ाओ लगाओ, इसमें नैनो चिप है और पता नहीं क्या आला बला। और साथ साथ जो है वो चाइना की वैक्सीन के बारे में भी जो है ना उसका कहा जाता है। ये दो सवाल एक साथ हो गए। तो पहले जो है वो आप पहले वाले पोर्शन का जवाब दें, फिर चाइना की जो वैक्सीन है उसके बेअसर होने के हवाले से बात करें, उसकी भी बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है।
नहीं, ये तो आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च और स्टडी करी भी है, तो मज़ा भी आ रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि यूजुअली लोगों को पता नहीं होता, लेकिन आप बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये आती है कि आपने चिप की बात करी। देखें, ये जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, जो हमारे पाकिस्तान में शुरू जिससे हुआ वो साइनोफार्म वैक्सीन थी, जो चाइना से आई थी, फिर साइनोवैक थी, कैंसिनो बायो थी, और ये सब जो वैक्सीन्स हैं ये चाइना से बनी थी और ये लगाई जा रही थी। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, आप समझे सिंपल टर्म्स में, जैसे जैसे मटन बिरयानी होती है उसकी जगह चिकन बिरयानी थी, यानी सिर्फ वो मसाला तो वही था लेकिन सिर्फ जो गोश्त था वो चेंज हो गया था सिंपल टर्म्स में। तो उसका जो वायरस का जो फैक्टर है जो उसमें डाला जाता है वो चेंज था, लेकिन ये वही टेक्नोलॉजी थी जो पहले भी इस्तेमाल हो रही थी, वही लग रही थी। और इसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए, नॉट सिर्फ कि कराची में नहीं हुए, पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, और सब साइंटिस्ट ने मिलकर इसको क्लियर किया था कि ये बिल्कुल इसके कोई चैलेंज नहीं है, कोई इससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और ये सेफ़ है और ये मौसर भी है, और वो लगना शुरू हुई थी। तो कोई चिप का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, इतनी फ़नी बात है कि मेरा ड्राइवर आया मुझसे कहता है, डॉक्टर फरहान मैंने ये चिप मेरे अंदर वैक्सीन लग गई है, मेरे दोस्त ने बोला है कि चिप लग गई। तो मैंने उससे बोला तुम्हारे अंदर चिप लगा के किसी को क्या फ़ायदा है। एक्चुअली तो मोबाइल फ़ोन जो हम कैरी कर रहे हैं वही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ईमेल्स वगैरह, तो अब किसी और चिप की ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसा बिल्कुल इनकरेक्ट है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लोगों ने कहा कि वो बल्ब जल रहा है और बल्ब जल जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा सच्ची बातें होता नहीं है, और अगर ये होता तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। तो फिर आप सोचिए ना, 5 लोग अगर घर में रहते हैं और सबके बल्ब जल रहे हैं तो जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं होता। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। एक और है, जैसे मित आई कि भाई वो एक नोबेल प्राइज़ साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि भाई 2 साल के बाद जो है ना जिसको लगेगी वो मर जाएगा। हाँ, वो मर जाएगा। देखिए, ये पहली बात है, साइंटिस्ट ऐसा कह ही नहीं सकते। ये जब कह सकते थे कि अगर 2018 में ये जरासीम आया होता और 2018 में लोगों को वैक्सीन लगी होती और फिर 2020 के अंदर वो सबकी अमवात हो गई होती, तो कोई कह भी सकता था। कोई भी साइंटिस्ट बगैर तहकीक के कह नहीं सकता। ये सब र्यूमर्स हैं। असल में हो ये रहा है कि हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बेतहाशा जाहिल जो है ना वो PhDs कर रहे हैं, और वो इसको फैला रहे हैं, और लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं, मुस्तनिद चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहे। और कौन, हम तो कल का नहीं कह सकते। ये साहब कह रहे थे कि 2 साल तक तो कम से कम ज़िंदा रहेंगे, तो मैं समझता हूँ ये भी पॉजिटिव बात है, लेकिन मजाक अपनी जगह, उसको कहने का मकसद है कि सब ये गलत बातें हैं, इनकरेक्ट हैं। कॉमन सेंस से भी सोचेगा तो ये उनको समझ में आ जाएगा कि ये गलत अफवाहें हैं। ठीक है। अच्छा, चाइना से जो वैक्सीन आई है उसके हवाले से भी मेरे पिछले दिनों एक दोस्त हैं, वो कनाडा में मुकीम है, उनसे बात हो रही थी। वो उनका ये कहना था कि ये हमें जो वैक्सीन लगी है तो उसके बाद तो 3 दिन तक तो हमें बुखार नहीं उतरा। आप लोगों को तो ये चाइना से आया हुआ मुफ्त का माल है, वो पानी है समझे, उसका कोई असर ही नहीं होता है। तो उसकी मतलब ये बड़ा एक फैला हुआ है कि बेअसर है ये मतलब ऐसी खाना पूरी कर रही है गवर्नमेंट। देखें, वो जो हमारे पास जो पाकिस्तान में जैसे वैक्सीन जो लग रही थी जो चाइना से आई थी, जैसे मैंने अभी गुजारिश करी कि वो पहली वाली जो टेक्नोलॉजी, आजमाई हुई टेक्नोलॉजी है ना, वो उस पर लग रही थी। उस पर काफ़ी स्टडीज़ ऑलरेडी बहुत अरसे से चले जा रही हैं। जो वैक्सीन अमेरिका वगैरह में लगाई जा रही थी, इंग्लैंड में, वो फाइज़र और मॉडर्ना थी, अब तो वो भी पाकिस्तान आ गई हैं। वो जो नई टेक्नोलॉजी है, RNA बेस्ड वैक्सीन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर साइन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेकंड, इसमें भी चाइनीज़ में भी कुछ लोगों को बुखार हुआ, थकन सी फीलिंग हुई, कमज़ोरी सी महसूस हुई कुछ दिन तक। और ये सब के सब वैक्सीन लगाने की अच्छी बातें हैं कि इसका मतलब वैक्सीन असर कर रही है। माएँ जो हैं, जो छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाती हैं, उनको पता है कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ दिन फ़ीवर होता है। और साइनोफार्म में भी लोगों को डेफिनेटली कुछ दिन की, कुछ लोगों को फ़ीवर हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वो हर एक की क़ुव्वत मुदाफ़ियत फ़र्क है। लेकिन ये मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइनीज़ वैक्सीन जो हैं वो अमेरिकन या फाइज़र या मॉडर्ना से ज़्यादा बेहतर हैं, ये मैं कतई नहीं कह रहा। उनकी एफिकेसी ज़्यादा है, वो नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि जितनी भी वैक्सीन्स अब तक बनी हैं वो सबकी सब मौसर हैं, चाहे कहीं से भी बन रही हो, एस्ट्राजेनेका हो, फाइज़र की हो, मॉडर्ना हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसिनो, और इवन जो पाकिस्तान में पाकवैक बन रही है। वैक्सीन एक्चुअली करती क्या है? वैक्सीन बॉडी के अंदर जाती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करती हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सामने आपने पहन ली बुलेट प्रूफ और गोली नहीं लग सकती। एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती हैं। करती क्या है कि अगर ज़ीरो का मतलब अलामात कोई भी नहीं होंगे, जरासीम जिस्म में है लेकिन कोई अलामात नहीं है,
और 10 है कि बहुत सीरियस अलामात हैं या इतनी हो गई कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ गया। तो ये सारी की सारी वैक्सीन दुनिया में जो आई हैं वो देखा गया है कि वो इंटेंसिटी उसकी शिद्दत को कम कर देती हैं। तो सेट से 0 से 10 के दरमियान अगर किसी की बीमारी 8 डिग्री की होनी है, उसको ये 5 पे रोक लेगी, 5 वाले को 3 पे रोक लेगी, और 3 वाले को बिल्कुल ही शायद महसूस ना हो या एक दिन में वो बेहतर हो जाए छोटी मोटी दवाइयाँ लेके। तो ये बेसिकली सीरियस कंडीशन से रोकती है। दूसरी चीज़ है कि वैक्सीन समझ के आप ये ना समझें कि आप, एक तो ये तो मैंने आपको बताया कि पूरे प्रोटेक्ट हो गए 100%, ऐसा नहीं है, फिर भी हो सकता है कोविड, बस उसकी जो शिद्दत है वो कम होगी। लेकिन हो सकता है कि आप जिसने वैक्सीन लगाई है उसके अंदर कोई भी अलामात नहीं हो, लेकिन वो कैरियर हो सकता है, वो एक जरासीम को लेके और ऐसे किसी दूसरे बंदे को लगा दे जिसका जो है वो इम्यूनिटी कम है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, बड़ों को लगा सकता है, बीमार लोगों को लगा सकता है, या कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, लिवर फेलियर का है, या हमल से कोई खातून है, तो मास्क पहनना अशद ज़रूरी है। अच्छा, मुख्तलिफ कंपनीज़ की वैक्सीन जो है ना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का भी बड़ा मसला बन गया, और ये एक बहुत जो है ना इस तरफ जो मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि एक मुल्क है तो वो जो है वो फ़लानी कंपनी की वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे सऊदीया में चाइना वाली वैक्सीन नहीं मान रहे, वहाँ पे अगर उम्रे वगैरह के लिए जा रहे हैं उन्होंने अपनी कोई और रिक्वायरमेंट बताई है। इसी तरीके से अगर आप देखें इंग्लैंड है तो वहाँ पे अभी तक शायद हमारे जो है वो पाकिस्तानी नहीं जा सकते इवन वैक्सीनेट होने के बावजूद। तो ये अब क्या होगा कि सारे लोगों को सारी वैक्सीनें लगानी पड़ेंगी, या इसकी कोई मतलब एक कोई यूनिवर्सल किस्म की वैक्सीन नहीं बनेगी जो पूरी वर्ल्ड में ही एक्सेप्टेबल हो के जो लगा लिए? हाँ, देखें, जिस तरह से आप ये नहीं कह सकते ना कि एक ही तरह की गाड़ी बने, मॉडल बने जो पूरी दुनिया में चल रहा हो, उसी तरह से वैक्सीन्स भी नहीं हो सकती। आई थिंक थोड़ा सा तो जो है ना जो मामला है ना वो कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी का भी है, और उसका भी एक पहलू ज़रूर है जो कि ज़ाहिर है, और हमारी कंट्री को भी चाहिए कि अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स अच्छी करें, तो उससे काफ़ी चीज़ें हल हो जाएंगी। फाइज़र और ये जो दूसरी आपने वैक्सीन का नाम बताया, ये चाइना में मेरे ख्याल में ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइना जो है वो चाइना अपनी बनी हुई मान रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो मैं कह रहा हूँ ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी है, ज़ाहिर है, और पसंद और नापसंदीदगी भी है, उन हर एक के पास अपना डाटा भी है। तो आई थिंक अब हमें दुनिया के साथ भी चलना है, और पाकिस्तान को एक अपना स्टैंड भी लेना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी, क्योंकि रिलेशनशिप सबसे अच्छी हैं, हमारी रिलेशनशिप इंटरनेशनल हम और अच्छी भी कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा जिस वक्त लॉकडाउन हुआ है तो वो बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे थी कोविड, उनका नहीं इतना लॉकडाउन हुआ जितना कुछ कंट्रीज़ का लॉकडाउन हुआ। तो आई थिंक कि ये 1-to-1 रिलेशनशिप पे चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, अब मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हम कोई भी, दुनिया जो है ना वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, दूसरों के साथ मिलना भी है, चलना भी है, बीच का रास्ता भी निकालना है, टॉलरेंस भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी एक फुटिंग्स और एक अपना लेवल भी रखना ज़रूरी है। किसी से कमतर होकर डील करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि ये चीज़ें मूव कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बनती थी, इवन मास्क नहीं बनते थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो ऊपर से नीचे तक हमारे लोगों ने तो देखे नहीं होते थे, लोगों की बात छोड़े, डॉक्टरों ने नहीं कभी इस्तेमाल किया होता था। आपको पता है उसको पहनने को कहते हैं डॉन करना, उतारने को कहते हैं डॉफ करना, वो तो किसी को पता ही नहीं था, ये लफ्ज़ ही नहीं सुने थे। नई टर्मिनोलॉजी आपने जो ना हमारे इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराई है, डॉन एंड डॉफ। तो अब ये कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें आई हैं, वेंटिलेटर्स बनने लग गए। आई थिंक इसमें फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इदारा NCOC, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तख्लीक हो गई, जिसको कि अब इसको इन्फेक्शंस को प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं आपको बताऊं एज दिस फील्ड स्पेशलिस्ट, क्योंकि हम डे 1 से इसमें इन्वॉल्व हैं और कोविड वॉरियर्स हैं, कि आइंदा वैसे जंगी भी जो है ना ये जरासीमों की हुआ करेंगी, और न्यूक्लियर वेपन्स की अब नहीं हुआ करेंगी। बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल, बायो टेररिज्म या जर्म वॉरफेयर, अल्लाह ताला सबको उसका हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम तो डॉक्टर्स तो चाहते हैं कि कोई भी बीमार ना हो। तो ये सब अब स्टेप्स जो हैं बायो सेफ्टी के, और आपको पता है हमारी कितनी बीमारियां कम हो गई। हाथ हम लोग धोते नहीं थे काफ़ी लोग, और वो सफाई का ख्याल नहीं रखते थे। तो आई थिंक, और टेक्नोलॉजी, साइंस, अच्छा, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया और इंटरनेट कनेक्टिविटी, जूम मीटिंग्स, व्हाट्सएप मीटिंग्स, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये सब वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को आई थिंक 10 साल आगे ले गई हैं। अभी तो तकलीफ़ है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा तकलीफ़ में आगे बढ़ के निकलता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे। अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से एक चीज़ और सामने आ रही है। पहले जो है ना वो 20 या 25 या 26 दिन का गैप दिया जा रहा था,
अब उस गैप को जो है वो मज़ीद एक्सटेंड किया गया 10-15 दिन, तो ये क्या वैक्सीन में कोई नई चीज़ डेवलप हो गई है और फिर मिक्स एंड मैच लगा रहे हैं, पहले कोई लगा दी अब कोई लगा रहे, तो इस हवाले से भी जो है ना वो अवाम में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो इसको हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है इसकी? देखिए, ये जो जरासीम है ना, इसका तो पहले नाम समझें आप। इसका नाम है नोवल कोरोना वायरस या SARS-CoV-2। नोवल का मतलब होता है नया। ये डेली इसके ऊपर पूरी दुनिया में स्टडीज़ हो रही हैं, ख़ुद हमारी ईसा लैब्स में भी स्टडीज़ हो रही हैं, और ये रोज़ इसके बारे में नई तशख़ीस हो रही है, नई बातें पता चल रही हैं। और ये वो वाहिद जरासीम है जिसमें काम भी चल रहा है, वैक्सीन पे भी काम चल रहा है, वैक्सीन लग भी रही है, साइंस पे भी काम चल रहा है, साइंस भी इम्प्लीमेंट भी हो रही है, इलाज में हो भी रहा है और इलाज में तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। यानी कि तशख़ीस और जो ट्रीटमेंट है और साथ साथ रिसर्च एक साथ चल रही है, क्योंकि ये जरासीम बिल्कुल नया है और किसी को छोड़ के ये तो नहीं कह सकते अभी आप 3 हफ्ते बाद आइएगा कि हम स्टडी और कर लें। तो ये नई नई बातें आ रही हैं। लेकिन NCOC जो है वो इंटरनेशनली कनेक्टेड है, हम भी NCOC से कनेक्टेड हैं। जितने टेस्ट जो लैब्स पाकिस्तान में लैब्स जो मुस्तनद लैब्स टेस्ट कर रही हैं, उनका रिज़ल्ट NCOC को भेजा जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव के थ्रू सब एनालाइज़ करते हैं, सारे CMs बोर्ड पे हैं। और जो जनरल हमूद जो उसको लीड कर रहे हैं, असद उमर एक मिनिस्टर भी हैं, जनरल आसिफ घुराया, यानी आर्मी, सिविलियन, साइंटिस्ट सब कनेक्टेड हैं और इनको एक एक चीज़ का पता है। तभी आप देखें NCOC की गाइडलाइंस भी रिवाइज होती रहती हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। मैंने एक दफ़ा मेरी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, तो मैं समझता था ये 1 हफ़्ते में रिव्यू करते हैं। पता ये चला कि दिन में 3 से 4 दफ़ा मीटिंग्स होती हैं और 3 से 4 दफ़ा वो स्ट्रैटेजी, डायनेमिक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। और इस डायनेमिज़म की वजह से आप देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क, हम जैसे लोग हैं, उसमें तहलका मच गया, तबाही मच गई वायरस की वजह से। लेकिन पाकिस्तान में हम खुलने की तरफ जा रहे हैं और कंट्रोल हो चुका है। आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी बात है जिसने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली एक ऐसे सामने ले आया लाइट की तरह कि यार ये वो मुल्क है जिसमें काबिल लोग रहते हैं, जिसमें टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, जिसमें सिविल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस जब काम करने पे आते हैं तो वो एक स्ट्रेंथ बन जाते हैं। आई थिंक अगर हमने इसको आगे चलाया तो पाकिस्तान अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ना ये वैक्सीन जो है ये ट्रायल के ऊपर चल रही है। सुना है कि ये जो है ना वैक्सीन बेसिकली ट्रायल एंड एरर की बेसिस के ऊपर आगे हम इसके ऊपर मूव करते जा रहे हैं। पिछली वाली वैक्सीन में अगर मसाइल आते जा रहे थे तो आगे उसको रिजॉल्व करते जा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ये म्यूटेशन बूस्टर के हवाले से भी जो है ना वो सुनने में आ रहा है कि अब इस तरह की वैक्सीन भी लगेगी जो कि आपके म्यूटेशन को बूस्ट कर देगी। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, बेसिकली ट्रायल तो हो चुके थे पाकिस्तान में जब कैंसी ये लगी थी, और बाकी भी वैक्सीन्स के अलग अलग जगहों पे ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके थे। लेकिन देखिए, एक ट्रायल्स होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म, और एक होते हैं 10 साल वाले भी होते हैं। ट्रायल नहीं होते वो, असल में वो होते हैं एक्सपीरियंसेस और उसकी इम्प्रूवमेंट। मसलन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, किसी भी गाड़ी का मॉडल उठा लें 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, तो आप देखेंगे कि उसके 4 ही टायर थे, एक ही स्टीयरिंग व्हील था, एक ही गियर था। लेकिन क्या वो जो 10-15 साल पहले का जो मॉडल है गाड़ी का, क्या आज भी वही मॉडल चल रहा है? या उसकी या लाइटें बढ़ गई हैं, या उसके स्टीयरिंग व्हील अब 3 हो गए हैं, या टायर 6 हो गए हैं? ऐसा नहीं है। ये जब भी चीज़ों के ऊपर एक जिद्दत आती रहती है, हर चीज़ एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ये ट्रायल नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है, और कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे उसकी इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, कोई भी चीज़ है वो कम से कम कैसे की जा सकती है। ज़ीरो तो नहीं की जा सकती, कम से कम कैसे की जाती है। तो आई थिंक ये खुश आइन चीज़ है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ये ट्रायल नहीं है। ये जब चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, चीज़ों का फीडबैक आता है और उसमें से वो चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से अगर आप देखें तो सेहत में पाकिस्तान बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। उसमें हमारे यहाँ ख़ास तौर पे सिंध में और कराची में बहुत सी इसकी मिसालें हैं। SIUT में को आप देख लें, आप जिन्ना हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, कार्डियो का है या दूसरा है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है। और इसके अलावा इंडस के राउंड देर नंबर ऑफ, और जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का इलाज हो रहा है, तो उनका क्या किरदार है? क्या ये जो चीज़ है इसको पूरे मुल्क में इसको नहीं एक्सपेंड किया जा सकता? नहीं, आई थिंक ये बहुत कंट्रीब्यूशन हो रही है। देखिए, हमारे पास तो हिस्ट्री है कि जो हमने पॉपुलेशन के ऊपर या किसी भी चीज़ पे, रोड मैप्स पे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पे जो हमने नक्शे बनाए या जो स्ट्रेटजीज़ करी हैं, वो अनफॉर्चुनेटली बस इम्प्लीमेंटेशन का गैप था। वरना थॉट प्रोसेस, थिंक टैंक्स हमारे ऐसे हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक ने वो
वो जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। हमारी पीआईए को देख लें, अगर आज एमिरेट्स एयरलाइंस एक लीडिंग एयरलाइन है तो वो जो स्टार्ट हुई वो पीआईए ने स्टार्ट की थी। पीआईए के एयर होस्टेस पीआईए के जहाज़ थे, और बल्कि उसका नाम ही ईके से स्टार्ट होता है, विच इज़ एमिरेट्स कराची। तो पाकिस्तान में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं समझता हूँ सिर्फ जो है ना वो एक कोहेजन की ज़रूरत है कि कोई ऐसे लीडर्स आएँ जो कायदे आज़म की तरह के हों, जो सबको एक साथ मिल के खड़ा कर दें। कोई कल्चर, रिलीजन, ये रेस, कोई सूबाइयत उस चीज़ से अलग होके। तो आई थिंक पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत वाइडली ट्रैवल्ड हूँ, कोई हमारी उम्र भी कम ऐसा नहीं है है सर। कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से जो है ना, जैसे लोग जो हर फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हों और स्पेशलिस्ट और नामवर न हों, वो कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, एक्सपो सेंटर में भी एक जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया, ख़ास तौर पे कोरोना वैक्सीन और कोरोना के जो वैक्सीनेशन के हवाले से, और उससे पहले जो है उनके मरीज़ों की देखभाल के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये तो रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से अगर हिस्ट्री देखी जाएगी इस कोविड क्राइसिस की, तो कराची का जो गुलशन में एक्सपो सेंटर है, जो पाकिस्तान का पहला फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची बना। पहले वो आइसोलेशन सेंटर था और अब उसमें एचडीयू और आईसीयू भी मौजूद है। वो आई थिंक एक ऐसी स्टोरी है जिसका मैं विटनेस हूँ, जो कि ये दूसरे ममालिक उसको फॉलो कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर में इस वक्त दो तरह की इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। एक है वैक्सीनेशन का, जो सिंध गवर्नमेंट चला रही है, और एक जो है जिसमें आर्मी की लीडरशिप में सिंध गवर्नमेंट और वॉलंटियर्स और वो सब चला रहे हैं, जो कि आईसीयू और एचडीयू का यूनिट है। वैक्सीनेशन भी मास स्केल पे हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। वेव के हवाले से बात करेंगे कि इस हवाले से हुकूमत को की क्या तरजीहात होनी चाहिए, और हमारी जो पब्लिक है या हमारे जो नाजरीन हैं, इनकी अवेयरनेस के लिए जो है ना वो क्या इक़दाम करें कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि भारत की तरह जो है वो हमें भी उसका सामना करना पड़े। तो उस हवाले से जो है ना वो आप आवाम को और हुकूमत को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये सजेशन दूंगा कि सबसे पहले तो आवाम को दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, ये इतने अरसे से हो रहा है। आई थिंक कि जितनी आप लोगों के टीवी चैनल्स ने, जन टीवी, प्रिंट मीडिया ने, रेडियो ने जितनी तशरीह की है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, मैं आप लोगों को सलूट पेश करता हूँ, क्योंकि अगर फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज़ या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है कोविड के, वो आप जैसे एंकर्स, आप जैसे जर्नलिस्ट, जो दूसरी कम्युनिटी है, और हमारी पुलिस पर्सनल्स, ये तीनों फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे। और आई थिंक ये सबकी वजह से ये चीज़ आगे बढ़ी है। देखिए, अब कैसे मूव किया, फ़ोन आप करेंगे, कोरोना का मैसेज आ रहा है, हर शख्स के पास अब मोबाइल फ़ोन है, उसमें कोरोना का मैसेज आ रहा है, उसकी एडवाइसेस आ रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, एनसीओसी बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, उनके पास सब पावर्स हैं लॉकडाउन लगाने की, लेकिन आई थिंक ये जो इदारा बना है एनसीओसी, वो ये देख रहा है कि हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जैसे गरीब मुल्क, डेवलपिंग मुल्क, ममालिक जो हैं, उसके अंदर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज़रिए माश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो बैलेंस है ना तराजू का, उसको मेंटेन रखना है। आई थिंक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर लॉकडाउन भी लगाना होता है तो वो माइक्रो लॉकडाउन लगाते हैं, मोहल्ले का लगाते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो आवाम की ख़ुद है, जिसको पता है कि हमें ख्याल रखना है, हमें गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना, हाथ की सफाई करनी है, मास्क पहनना है, हमने जाके रश में नहीं जाना, पार्टियाँ नहीं थ्रो करनी, गले नहीं मिलने, हाथ नहीं मिलाने। हाथ मिलाने का मैं आपको बताऊं, हमने एक स्टडी करी, 500 कमोड की दीवारें WC की, और 500 मर्द और औरत जो हैं उनके हाथों के चेक किया कि जरासीम किस में ज़्यादा हैं, तो आपको पता चला कि हाथ में ज़्यादा इंसानी हाथ में ज़्यादा जरासीम थे। सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली वो इंसानी हाथ जो है वो जरासीम को कैरी करता है, और ख्याल एक दूसरे करना की तरफ आवाम फैलाने की का ज़रूरत है, अपने माँ बाप को बचाना, बड़ों को। अच्छा, दूसरी बात है, उनको वैक्सीन भी लगाएं, खुदा के वास्ते वैक्सीन लगाएं। एक पाकिस्तानी कौम में एक और छोटा सा प्रॉब्लम है, जो कि सारी अच्छी चीज़ें, अगर एक गलती है ना, प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी कौम को ये कहें ना कि भाई अगर आपने खुदा ना खास्ता वैक्सीन लगाई तो आपका जहन मफलूज हो जाएगा, होता नहीं है, उनको मसला नहीं है। अगर कहना कि आंखें अंधी हो जाएंगी तो कोई मसला नहीं है, दिल का हार्ट अटैक हो जाएगा खुदा ना खास्ता, कोई मसला नहीं है, जिगर फेल हो जाएगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे वैक्सीन लगाने से, होते नहीं है, इससे उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता ये र्यूमर फैल जाए कि आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो पाकिस्तानी जो कौम है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इस तरह की र्यूमर फैलते हैं, 80 साल के जो लोग हैं वो भी इस गम में नहीं लगा रहे होते कि जो है 100% फर्टिलिटी खत्म हो ऐसे ही जाएगी। है, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तो कहने का मकसद है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी र्यूमर्स हैं, ऐसी गलत चीज़ है, ये नहीं फैलानी चाहिए, कि लोग जो है ना वो टेस्ट भी नहीं करवाते, खांसी वांसी हुई तो क्वारंटाइन कर लिया, ये भी एक सोल्यूशन है। तो इसके ऊपर आपका क्या? देखिए, ये तो गलत है, क्योंकि वजह ये है कि जब भी लोग टेस्ट कराते हैं और वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, तो वो फिर रिज़ल्ट सारे एनसीओसी को भेजे जाते हैं कि इलाके वाइज,
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स जमा करने के लिए, एदाद व शुमार के लिए, क्योंकि वजह ये है कि अगर लेट्स से कि कराची में पता चले कि भाई डेली के 20,000 पॉजिटिव आ रहे हैं और ये नहीं पता कौन से इलाके से या कौन से मोहल्ले से आ रहे हैं, तो पूरे कराची में लॉकडाउन लग जाएगा, या किसी भी शहर की बात हो रही है। लेकिन अगर ये पता हो कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं, तो फिर सिर्फ उसका माइक्रो लॉकडाउन लगेगा, पूरे मतलब तकरीबन 95% खुला रहेगा। एक तो ये वजह है। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी को कोरोना है तो उसको फिर एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, और वो टेस्ट से ही पता चल सकता है। टेस्ट के बगैर पता नहीं चल सकता कि कोरोना है या कोई और बीमारी है। तो अगर कोरोना नहीं है और आप 14 दिन घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो भी टाइम का भी ज़ाया है, जॉब का भी मसला है। और अगर कोरोना निकल आया और आप 2 दिन के बाद पैनाडोल लेके घूमने फिरने चले गए, तो आपने दूसरों को भी लगा दिया। हाँ, ये तो सबसे ये भी मेन तो सारे चीज़ है। चैलेंजेस है ना, क्योंकि कोविड में ना ये देखा गया नाजरीन कि अक्सर औकात होता ये है कि एक बंदे की इम्यूनिटी ज़्यादा है तो वो कोविड कैरियर बना हुआ है, उसको कोई असर नहीं हो रहा होगा, हो सकता है उसको कोई सिम्टम्स ना हो, लेकिन चूंकि वो कैरियर है, उसके अंदर वो वायरस मौजूद है, तो वो 10 दूसरे लोगों को फैला रहा होता है। तो जब वो 10 दूसरे लोगों को फैला रहा होता है तो उनमें से कोई एक आदमी कम इम्यूनिटी वाला होता है, तो उसके ऊपर जो है ना वो असर हो जाता है। तो इसलिए एहतियात जो हमें करनी होती है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करनी, हमें दूसरों के लिए भी एहतियात करनी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही, लेकिन ज़रा टाइम की कमी के हवाले से आपको अंदाज़ा है कि बहुत कम होता है हमारे पास टाइम, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और नाज़रीन, इसके साथ ही आपने आज का प्रोग्राम देखा, कोविड के हवाले से था, और कोविड के हवाले से हम यही कहेंगे, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख। इंशाल्लाह ये कोविड का ख़ात्मा होगा, बस आप लोग एहतियाती तदाबीर जो हैं उसको ना छोड़ें, और जो भी हुकूमत जिस किस्म की सजेशंस दे रही है उसके ऊपर अमल करें। ख़ास तौर पे ईद के ऊपर, ख़ास तौर पे एक दूसरे से मिलते जुलते वक्त, कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त, तो इंशाल्लाह इससे आप भी महफूज रहेंगे, दूसरे भी महफूज रहेंगे, और पाकिस्तान भी महफूज रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।